हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, द लिविंग सेल्स। अगर आप 9th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी रिलेटेड अगर प्रिपेयर हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सेल क्या होता है, सेल का डिस्कवरी किसने किया था, सेल थ्योरी क्या है एंड सेल के अंदर क्या क्या सब सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो में लेकर आऊँगी जिस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स के स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है सेल का और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रीफली सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम जान लेते हैं सेल क्या होता है। सेल के स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो ये एक बाउंडेड स्ट्रक्चर्स है, मतलब सेल का एक आउटर कवरेज लेयर है एंड उसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल यूनिट मौजूद है जो कि सेल के फंक्शन को होने में मदद करते हैं। सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों? चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर आप एक लाइब्रेरी को जाते हैं, उसमें से एक बुक निकालते हैं। बुक जब आप स्टडी करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस मौजूद है। बहुत सारे सेंटेंसेस एक वर्ड को लेकर, बहुत सारे वर्ड को लेकर फॉर्मेशन होते हैं एंड बहुत सारे वर्ड एक एक लेटर को लेकर फॉर्मेशन होता है। मतलब सारे खेल लेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए बुक का बेसिक यूनिट हो गया लेटर। लेटर से वर्ड फॉर्मेशन होता है, मोर देन वन लेटर वर्ड फॉर्मेशन होता है एंड मोर देन वन वर्ड सेंटेंसेस फॉर्मेशन होता है एंड मोर देन वन सेंटेंस हमारा ये बुक रेडी हो जाता है। ऐसे ही हमारे बॉडी का सारा फॉर्मेशन एक एक सेल को लेकर होता है। हमारा बॉडी का सारा स्ट्रक्चर्स एंड सारे फंक्शंस सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे सेल आपस में कनेक्ट होकर एक ग्रुप बनाते हैं, मोर देन वन सेल टिश्यू बनते हैं, मोर देन वन टिश्यू ऑर्गन बनते हैं, जैसे स्टोमक, लीवर, किडनी, हार्ट एक्सेट्रा। एंड मोर देन वन ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा ऑर्गन मौजूद है, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब। तो इसीलिए बहुत सारे मोर देन वन ऑर्गन सिस्टम हमारा ये सारा बॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए सब डिपेंड करता है सेल के ऊपर। अगर सेल नहीं होता तो हमारा ये बॉडी अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसीलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये हमको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफाइड शेप देता है एवरी ऑर्गन को एंड एवरी पार्ट को, एंड फंक्शनल एक स्पेसिफाइड फंक्शन को कैरी करने में मदद करता है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। देखेंगे सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था। ईयर 1665 को ब्रिटेन के साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने पहली बार डेड सेल का डिस्कवरी किए थे, पर उस टाइम तक कोई भी लिविंग सेल का डिस्कवरी नहीं हो पाया था। रॉबर्ट हुक वो जो एक पहले इंसान थे जो पहले टाइम पर सेल का डिस्कवरी किए थे। कैसे? वो एक स्लाइसेस कट कर लेकर आए थे ओक ट्री से। उस स्लाइसेस को उन्होंने उनके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स को लेकर देखने मिला, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया सेल। उस टाइम पर सिर्फ डेड सेल का डिस्कवरी हो गया था, पर लिविंग सेल का डिस्कवरी नहीं हुआ था। उसके बाद और एक साइंटिस्ट ईयर 1676 को आए थे। उनका नाम था एंटोनी वन लीeuwenhoek। उन्होंने कुछ स्पाइरोगेरा सेल्स, आरजी के कुछ स्पाइरोगेरा सेल्स पॉन्ड के पानी से लेकर आए थे। उन्होंने उनके माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। उस टाइम पर इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आ गया था, तो उस टाइम पर लिविंग सेल का डिस्कवरी हो गया। उससे पहले डेड सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने पहली बार किया था। उसके बाद एंटोनी वन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया।
उसके बाद अभी हम देखेंगे द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को पहले माथियास जैकब्स क्लेडेन एंड थियोडोर स्क्वान लेकर आए थे। उसको थोड़ा डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड करके लेकर आए रुडोल्फ फर्च्यू ने। तो चलिए देखते हैं सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट मौजूद है। पहला पॉइंट ये है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि मैंने पहले बताया दिया था कि सारे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन डिपेंड करता है सेल के ऊपर। एवरी स्ट्रक्चर्स एंड एवरी फंक्शन फॉर्मेशन होता है सेल को लेकर, इसीलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स are composed of a group of cells which arise from the pre-existing cells। मतलब जो भी न्यू सेल डेवलप होता है, वेदर वो प्लांट हो या एनिमल हो, एवरी न्यू सेल एक ओल्ड सेल से डिवाइड होकर डेवलप होता है। मतलब ऐसे मैजिक के तरह नहीं आ जाता है, एक ओल्ड सेल से ही माइटोसिस और मेयोसिस के डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर एक न्यू सेल फॉर्मेशन होता है। उसको रुडोल्फ फर्च्यू ने बताया था। उससे पहले क्लेडेन एंड स्क्वान का थ्योरी जो था, उन्होंने बताया था कि सेल ऐसे मैजिक के तरह आ जाता है, पर वो गलत था। ठीक ये है कि सेल ओल्ड सेल से एक न्यू सेल ओल्ड सेल से डेवलप होता है, डिवाइड होकर एक न्यू सेल फॉर्मेशन होता है। एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ईच सेल इज मेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग अ न्यूक्लियस एंड इज बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन विथ और विथआउट ए सेल वॉल। मतलब सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। प्रोटोप्लाज्म मतलब एवरी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस उसका हेडक्वार्टर होता है। एंड एवरी सेल एक स्पेसिफाइड बाउंडेड स्ट्रक्चर्स में होता है। मतलब एवरी सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है एंड कुछ सेल के सेल वॉल होते हैं एंड कुछ सेल के सेल वॉल नहीं होते हैं। जैसे प्लांट सेल के सेल वॉल मौजूद है पर एनिमल सेल के सेल वॉल नहीं है। ये था सेल थ्योरी के बारे में। अभी हम देखेंगे सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स मौजूद है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताऊंगी क्या क्या ऑर्गेनेल्स मौजूद है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रीफली स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस एवरी ऑर्गेनेल्स के डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑर्गेनेल्स मौजूद है। सेल का एक आउटर कवरेज लेयर है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एनिमल सेल का आउटर कवरेज लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर प्लांट सेल का सेल वॉल आउटर कवरेज लेयर होता है, उसके बाद उसका सेल मेम्ब्रेन आता है। पर सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर मौजूद है। उसके बाद न्यूक्लियस, जिसको हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद राइबोसोम, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करने में मदद करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, उसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस होने में मदद होता है। उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये दो सेल में मौजूद है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को स्टोरेज एंड पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद आता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा मौजूद है और एनिमल सेल में छोटा छोटा मौजूद है, उस बहुत ही नेग्लिजिबल। एंड उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुइसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स वेस्टेज सेल्स में मौजूद होता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स लाइक वायरसेस बैक्टीरिया जो भी बाहर से आते हैं, उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए लाइसोसोम को सुइसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है।
ये था सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अभी हम देखेंगे सेल कितने टाइप के होते हैं। सेल बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे तो सेल दो तरह के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक ये दो वर्ड को लेकर बना है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियंस मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब उसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, सेल वॉल है एंड डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल। ऐसे ही न्यूक्लियस नहीं है ना, इसीलिए साइटोप्लाज्म के ऊपर ही ऐसे ही बाहर पड़ा रहता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल ये भी दो वर्ड से लेकर बना है, जिसको यू मतलब ट्रू एंड कैरियंस मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद है एंड ये एक वेल डेवलप्ड सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल को लेकर बैक्टीरिया बनते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल को लेकर एवरी प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा ये सब बनते हैं एंड ओनली मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल को लेकर बनता है। थैंक यू। अगर इस वीडियो आपको समझ में आया है और पसंद में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साइड में दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो यूज़फुल आपके लिए हो सके वो मिलते रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना, ताकि ये सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। थैंक यू।